हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी। आज 15 अगस्त है और उसकी ढेरों बधाइयाँ आप सबको। हमारा तिरंगा हमेशा इसी तरह शान से लहराता रहे, यही ईश्वर से कामना है। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। दोस्तों, समाज की एक ऐसी व्यथा है जिसे समाज ने ही बनाया है और समाज को ही उसे दूर करना पड़ेगा, पुनर्वास करके या उनकी कार्य कुशलता बढ़ा के। मैं बात कर रही हूँ वेश्यावृत्ति की। उसी से जुड़ी हुई कहानी है, किससे कहें। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। सामने से निकलती हुई बारात उसे चलचित्र जैसी लग रही थी। न जाने कब से वो बालकनी में खड़े खड़े बारात देख रहे थे। जब दूल्हा घोड़े पर सवार हो सामने से निकल रहा था तो कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा था कि जैसे घोड़े पर परेश बैठा है। वो अगले ही पल फीकी सी हंसी हंस दी थी। सपने तो बस सपने होते हैं और उस जैसी लड़की को तो सपने देखने का भी हक नहीं है। पर आंखें निगोड़ी भला कहाँ मानती हैं। अगले ही पल उसके गांव का गलियारा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कितनी खट्टी अंबिया वो बेरी चुन्नी के साथ गलियारे में खड़े होकर वो खाया करती थी। भोलू बाबा के बाग में 20 पेड़ थे, आम, इमली व बेरी के, लेकिन मजाल थी कि कोई एक भी इमली तोड़ ले, वो भी चुन्नी के साथ दबे पांव दोपहर के सन्नाटे में जाती थी, जब भोलू बाबा किसी पेड़ के नीचे लेटकर खर्राटे भरता रहता था। कभी कभी आम, इमली या बेरी के बंटवारे को लेकर उसका चुन्नी से झगड़ा हो जाया करता था। चुन्नी कहती थी, घमंडन कहीं की, अपने रूप पर इतराती है, पर पढ़ने में तो फिस्सी है ना। मैं गोरी नहीं तो क्या, क्लास में फर्स्ट आती हूँ। उसका गोरा रूप ही तो उसे यहाँ ले आया है। कोसती है तो वो उस दिन को जब वो अकेली मेले से लौट रहे थे। वैसे तो चुन्नी के बिना वो कहीं जाती नहीं थी, परंतु उस दिन चुन्नी बीमार थी और उसने उसे अपनी कसम भी दे दी थी। और फिर उसने अपनी कसम दे दी थी, इसलिए उसको मानना पड़ा और वो अकेले मेला चली गई थी। बड़े शौक से उसने अपने वो चुन्नी के लिए एक ही रंग का, बिल्कुल एक जैसा बाल में लगाने वाला क्लिप खरीद लिया था। रास्ते में सोचती जा रही थी कि क्लिप को छुपा कर रखेगी और पीछे से अचानक चुपचाप चुन्नी के बालों में लगा देगी तो चुन्नी खुश हो जाएगी। उसे ख्यालों में चुन्नी का दमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था कि उसे अपना नाम सुनाई पड़ा। वो चौंक कर पीछे मुड़ी तो देखा कि उसकी क्लास का परेश पीछे पीछे चला आ रहा है। पास आकर बोला था, बेला, बहुत दूर से तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा हूँ, तुमने तो पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। बड़ी मुश्किल से आज ये मौका मिला है कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं। बेला, मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियां खरीदी हैं, तुम्हें पसंद हो तो अपना हाथ आगे बढ़ा दो, नहीं तो इन्हें यहीं फेंक दूंगा और सारी बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। पहली बार उसे चुन्नी की प्यार से अलग कुछ महसूस हुआ था और वो रोमांच वो झटक कर छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और उसकी कलाई लाल पीली चूड़ियों से दमक गई थी, साथ ही परेश का चेहरा भी। उसे याद है कि चुन्नी ने चूड़ियां देखकर ताना मारा था, बेला, अब अकेले अकेले चूड़ियां पहनने लगी हो, मेरे लिए नहीं ला सकती थी। पहले तो उसने सोचा था
कि कुछ चूड़ियाँ चुन्नी को भी दे दे, पर वो परेश की दी हुई चूड़ियों में चुन्नी को शायद भागीदार नहीं बनाना चाहती थी। और उसे क्लिप देते हुए उसने चुन्नी से कहा था, तेरी नाप नहीं थी ना, इसलिए क्लिप लाई हूं तेरे लिए। नजरें चुराने के क्रम में वो ये भी नहीं देख पाई थी कि चुन्नी की मौन आंखें उसके चेहरे पर कोई रहस्य खोज रही थी, क्योंकि हमेशा दोनों एक ही नाप की चूड़ियां पहनती थी। बूढ़ों की अनवरत खांसी की तरह ये बात भी छुपी नहीं थी और उसके घर तक आ गई थी। सुनते ही बड़े भैया ने अम्मा से कहा था, अम्मा, इस कुलच्छनी को बगल वाले गांव के शर्मा मास्टर के साथ ब्याह दो, नहीं तो सबका जीना हराम कर देगी। अम्मा ने धीरे से कहा था, उसके तो 2 बच्चे हैं और फिर वो 35 का और ये 14 की। बीच में ही भैया गरज पड़े थे, जब 2 बच्चे पैदा कर लेगी तब ब्याह होगी। अम्मा चुप हो गई थी। मतलब था स्वीकृति। बापू हमेशा की तरह शांत चुपचाप बाहर जाकर चौबारे पर बैठ गए थे। जब से मास्टरी से रिटायर हुए हैं तब से पेंशन देने वो खाना खाने के अलावा उनको घर से कोई सरोकार नहीं था। घर में बड़े भैया वो भाभी का राज चलता था, सो एक तरह से निर्णय ही दे दिया गया था। बड़े भैया के निर्णय के आगे पढ़ने वाला छोटा भाई अपनी कोई राय नहीं दे सकता था। उस शाम चुन्नी की मध्यस्थता से परेश से बगीचे में मिलने गई थी। परेश अपने रिश्ते के मामा के साथ मिलने आया था। बाद में उसने बताया था कि ये मामा बंबई में रहते हैं। मामा ने ही सलाह दी थी कि जब कोई हल नहीं मिल रहा है तो फिर उनकी बात मानी जाए और बेला कल सुबह अंधेरे में 4 बजे वाली गाड़ी से उनके साथ बंबई चले। परेश बाद में आ जाएगा, इससे किसी को परेश पर शक भी नहीं होगा। वो 2 बच्चों की अम्मा नहीं बनना चाहती थी और दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं, इसलिए उसने मामा की बात मान ली थी। मामा ने 5,000 रुपये लेकर उसे मौसी के कोठे पर बिठा दिया था। न जाने क्या हो गया था परेश को, वो कभी नहीं आया और वो हर ग्राहक में परेश का चेहरा तलाशती थी। शाम से छत पर खड़ी है, तैयार नहीं होना है क्या, मौसी की आवाज़ आई थी। मौसी की आवाज़ ने उसके विचारों की कड़ी तोड़ दी थी। वो अनमने मन से उठी थी और नहा धोकर तैयार हुई थी। फिर बेला का फूलों का गजरा बालों में लगाने लगी थी। गजरा लगाते समय उसे हंसी आ गई थी। सोचा था, क्या बेला के फूल की किस्मत भी कई तरह की होती है? ये फूल शायद उस जैसी बेला के लिए ही बने हैं। अंधेरा होते ही वो अन्य लड़कियों के साथ खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई थी। उस रात उसे कुछ होश नहीं था कि किसने उसका हाथ पकड़ा, कौन रात भर कमरे में रहा, कब उसने मौसी को रुपए सौंपे। बस वो निढाल सी बिस्तर पर गिर पड़ी थी। यहाँ तक कि पड़ोस के होटल का लड़का कब आकर चाय रख गया था ये भी उसे पता नहीं चला था। चाय ठंडी हो गई थी तब उसने आंखें खोली थी। खाना खाकर वो फिर अपने कमरे में आ गई थी। रूही भी उसके साथ दिन में इसी कमरे में रहती है।
पर उसे सोता समझ चुपचाप जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। मौसी भी अन्य बाइयों जैसी नहीं है, लड़कियों को बेटी सा दुलार करती हैं। पिछली शाम से बेला का दर्द समझ रही थी, सो सिरहाने बैठ गई थी और आकर उसका माथा सहलाने लगी थी। अचानक बेला ने करवट ली थी और मौसी की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर ली थी। आज न जाने क्यों बेला सब कुछ कह देना चाहती थी। शायद उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मौसी ने पूछा था, सिर में तेल डाल दूं? दर्द हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा, पर उसने मना कर दिया था। फिर उसने मौसी का हाथ अपने चेहरे से सटा लिया था और बोली थी, मौसी, मेरे मन में कुछ सवाल उगते रहते हैं। मैंने परेश से कच्ची उम्र में प्यार किया था, पर कदम गलत रास्ते में तो नहीं गए पड़े थे। अगर उस समय मेरे घर वाले मुझे प्यार से समझा देते, विश्वास में ले लेते, तो शायद मैं परेश से रिश्ता तोड़ भी देती और बाद में उसे भूल भी जाती। लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया था। क्या वो सही था? बस मैं ही गलत थी? आज मैं अपने आप को धिक्कारती हूँ कि बिना माँ के 2 बच्चों की माँ बनना मुझे अच्छा नहीं लगा था और अब उम्र भर मैं माँ शब्द सुनने के लिए तरस जाऊंगी। लेकिन विधुर मास्टर से शादी का प्रस्ताव सहज रूप से मेरे सामने क्यों नहीं रखा गया? वो फैसला तो मुझे सजा के बतौर सुनाया गया था और कच्चे मन ने विद्रोह कर दिया था। मौसी, आज मैं सपना देखती हूँ कि मास्टरनी के रूप में मांग में सिंदूर भरे, माथे पे बिंदिया, पाँव में बिछुए पहने, दरवाजे पर खड़ी होकर शाम को मैं मास्टर का रास्ता निहारती तो मेरा जीवन एक पत्नी के रूप में सफल हो जाता है। नन्हे बच्चों को थाली से छोटे छोटे कौर खिलाती तो मेरे ममत्व को तुष्टि मिलती। बेमेल शादी ही होती, पर मेरे कुंवारे सपनों को मेहंदी बहावर तो लगता। शहनाई बजती, मंगल गीत गाए जाते और मैं बाबुल का घर छोड़ते समय मन में एक आस लिए रहती कि सावन में भैया मुझे लिवाने आएगा। सखियों से विधुर पति के प्यार के बारे में बात करते समय शर्मा जाती तो मेरा रूप और निखर आता। लेकिन मेरे सपने टूटने का कारण क्या केवल मैं ही हूं मौसी? परेश का कोई दायित्व तो नहीं बनता था? चुन्नी जबरन या घर वालों को सारा राज बताकर मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकती थी? मेरे भाग्य में खिड़की है क्यों मौसी? मैं मेहंदी व सिंदूर लगाकर दुल्हन बनना चाहती थी। छुप कर घोड़े में बैठा अपना दूल्हा देखना चाहती थी। मेरे सपने क्यों टूट गए मौसी? क्यों? मौसी अपने आंसू पोंछकर बाहर चली गई थी। मन में बोझ तो मौसी के भी था, परंतु वो किससे कहे? धन्यवाद।